पर ये जो 48 एनजीओ की बात आ रही है जो देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, क्या इनका कनेक्शन उन 180 एनजीओ से भी है जिन्होंने मुंबई में विधानसभा चुनाव के दौरान मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर भी तो लाखों नहीं, पैसा बांटा। ये अभी तक डिटेल्स बाहर नहीं निकली है, क्योंकि अभी तो देवेंद्र फडणवीस रिएक्शन देख रहे कि कौन उड़ता तीर पकड़ के खुद का आत्मघात करेगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ अंजू जी, सबसे पहली बात, पैसा आया होगा। और ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो स्टडी है, एक एनजीओ है, उसके पास में एक पर्टिकुलर देश से एक पर्टिकुलर टाइप के एक एनजीओ ने पैसा भेजा था, और दूसरी जगह पे वही एनजीओ ने पैसा भेजा था, और वो एनजीओ भारत में जो एनजीओ है वो धर्मांतरण के काम में इन्वॉल्व था, और वो पकड़ा गया, और ये फंडिंग ट्रेस हुआ ये विदेशी यूरोपियन एनजीओ के फंडर के पास। उसने जो दूसरे में पैसा दिया था, दूसरे एनजीओ में, उसको भी नोटिस आ गई कि भैया आप क्या धर्मांतरण का काम कर रहे हो। ये जो अमित शाह जी के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एफसीआरए डिवीजन है, एफसीआरए डिवीजन बहुत ही सतर्कता से काम कर रहा है। तो उन्होंने पूरा मैपिंग कर रखा है, ये पूरा उन लोग ने डेटाबेस निकाला होगा कि कहां से पैसा आ रहा है, उसने और कहां कहां पैसा दिया है। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं। अपने पूर्व भारत में एक राज्य में कोविड के टाइम में, इलेक्शन के थोड़े टाइम पहले, वो स्टेट में, वो राज्य में इलेक्शन होने वाला, तो उसके थोड़े टाइम पहले $9.8 मिलियन वहां आए थे, वहां एक एनजीओ को मिला था, और बोला कि वो वहां जो सेक्स वर्कर्स है जिनकी लाइवलीहुड खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, उनको सपोर्ट करने के लिए वो पैसा आया है। ओके, यानी कवर क्या हुआ कि गरीबों को मदद कर रहे हैं। वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए। उनके जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता है, उनको जो पैसा देना होता है कि वो काम चालू करे, उसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन ऑफिशियली वो इस तरह से बताया गया कि दिस इज बीइंग ब्रॉट इन इंडिया फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एंड दैट इज फॉर हेल्पिंग द सेक्स वर्कर्स। और ये जो एनजीओ जो बैंक के ब्रांच में से आया था, वो लंदन से 140 मील दूर एक छोटा सा गांव, वहां की एक छोटी सी बैंक से वो पैसा ट्रांसफर हुआ था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ऐसा उन लोग ने पूरा मैपिंग किया होगा कि कहां कहां से पैसा आया है। और बाद में देवेंद्र फडणवीस ने एक ये पूरा इनिशिएटिव लिया कि अब इनको एक्सपोज करने का काम चालू करना है। तो ये पहला स्टेप है, ये पॉलिटिकल नहीं है। अब मैं आपको बोलता हूँ इसके बाद में नोटिस जाएगी, ये 48 एनजीओ को नोटिस जाने वाली है, एफसीआरए की नोटिस जाएगी, और वो नोटिस का अगर उसके बाद में शायद ये भी हो सकता है कि ईडी की रेड गिरे। ये जितनी 48 एनजीओ है, यस, इनको नोटिस जाएगी कि आपको कहां कहां से पैसे आए, क्यों आए, आपने क्या इंड्यूस किया है। और अगर उसका सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो शायद ईडी की रेड भी आ सकती है, या तो फिर नोटिस स्किप करके सीधा रेड भी चल सकती है उनके यहाँ, ये भी हो सकता है। और वो अगर रेड गिरी तो उनके जो एफसीआरए अकाउंट्स है वो भी बैन हो जाएंगे। और अगर इनके पास डायरेक्टली एफसीआरए अकाउंट्स नहीं होंगे, इनके लाइसेंस नहीं होगा, तो और बड़ी गेम होगी, क्योंकि इनके पीछे और एक लेयर रहेगा कि एक एफसीआरए होल्डिंग एनजीओ है, उसके नीचे ये 48 एनजीओ होंगे, और ये 48 एनजीओ के जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो ये पर्टिकुलर एनजीओ में कंसल्टेंट करके काम करते होंगे। तो उसने अपने एनजीओ के, यानी यहाँ पैसा आया होगा, वहां से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो अब ये कैसे होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन ये दो ऑल्टरनेटिव्स है अभी। क्योंकि अगर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप याद कीजिए कि जब ऑपोजिशन में थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे देवेंद्र फडणवीस, तो आप याद कीजिए कि तब भी उनके पास वो इंफॉर्मेशन होती थी कि सरकार को पता ही नहीं होता था। वो मनसुख वाला मामला देख लीजिए जिसमें फंसा था सचिन वाजे। अंजू जी, इसलिए तो एकनाथ शिंदे को भी होम मिनिस्ट्री चाहिए थी। आज देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल होम मिनिस्ट्री में जो काम किया, वो अपोजिशन में बैठे थे, सरकार में नहीं थे, उसके पास कैसे पेनड्राइव आ गई। मैंने तब मजाक में, जब ये पूरा मनसुख हिरेन का मर्डर का केस था कि फाइल डिलीट हो गई है पुलिस रिकॉर्ड में से, मैंने मजाक में लिख दिया था कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने दो, फाइल वापस बैकअप से आ जाएगी। तो स्टेट को कंट्रोल करना माइक्रो लेवल पे, फिर वो आतंकवादी हो, क्रिमिनल्स हो,
इस तरह के लोग हैं, अपने शिवसेना के वसूली वाले लोग हैं, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो देवेंद्र फडणवीस ने अंदर लोगों के साथ जो भाईचारा बनाया, जिस तरह से उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, उससे शिवसेना को पहली बार पता चला कि भैया होम मिनिस्ट्री अपने पास होनी चाहिए। आप देखिए, आज तक शरद पवार ने चीफ मिनिस्टरशिप जाने दिया, लेकिन होम मिनिस्ट्री नहीं जाने दिया। शिवसेना को कब पता चला होम मिनिस्ट्री जरूरी है? जब उसके 40 लोग भाग गए सूरत, और सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए, तब उनको पता चला। होम मिनिस्ट्री होती तो ये पता चलता हम लोगों को, क्योंकि उसके अंदर एक क्यू ब्रांच करके होता है। क्यू ब्रांच वाले के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती, उन लोग सब पे नजर रखते हैं। तो अब इसलिए एकनाथ शिंदे ने बोला मुझे होम मिनिस्ट्री चाहिए, जिससे मैं सब लोग के ऊपर कंट्रोल रख सकूं। और ये पूरा जो आप जानते हैं, हमारी चर्चा भी हुई थी इतना टाइम, पूरा होम मिनिस्ट्री के लिए, गृह मंत्रालय के लिए क्यों गड़बड़ी चल रही थी, क्योंकि जो गृह मंत्रालय बराबर संभालता है उसके हाथ में पावर बाहर जाने के बाद भी उसके पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से होम मिनिस्ट्री में काम किया है, ही नोज हाउ टू मैनेज होम मिनिस्ट्री। तो आज उसके पास ये 48 लोगों का नाम तो होगा ही, और ये दिल्ली से भी आया होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये 48 लोगों का बैलेंस, 3 साल के FCRA रिटर्न्स, ये तीनों उसको, और बैंक के डिटेल्स उसके पास है ना। दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जी के मिनिस्ट्री से उसके पास आए होंगे। उसके बिना देवेंद्र फडणवीस बात करने वाला आदमी नहीं है, वो हवा में बात नहीं करता। और दूसरा, ये तो चलिए 48 लोगों की लिस्ट है, और इसमें सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी की यात्रा में खासतौर पर महाराष्ट्र वाला जो फेज था, उसमें तो ऐसे लोग भी नजर आए थे। वो शेट्टी भी नजर आया था जो सोरोस की फाउंडेशन के साथ काम करता है, तो बहुत से ऐसे चेहरे नजर तो आए थे। जॉर्ज सोरोस जैसा बनिया, वो तो पहले बोलेगा भैया मैं तेरे हाथ में पैसा नहीं दूंगा, नहीं तो मुझे पता नहीं है तू कितना इस्तेमाल करेगा और कितना तू साइड में घर पे लेके जाएगा। तो मेरा आदमी रहेगा वहां डिस्ट्रीब्यूशन संभालने के लिए और रास्ते पे सब देखने के लिए कि मेरा पैसा सही काम में जा रहा है कि नहीं। जॉर्ज सोरोस भी इसको खुद पैसा नहीं दे रहा है डायरेक्टली, वो खुद के आदमी को बीच में रख रहा है कि भैया तू देख, राहुल गांधी के हाथ में पैसा दिया तो बोफोर्स की तरह वो पैसा भी चला जाएगा। पैसा आया तो किस तरीके से आया होगा? एनजीओ तक भी पहुंचा होगा, जैसे आप बता रहे लंदन के गांव से बैंक से ट्रांसफर किया गया एक बार, तो ये पैसा किस तरह से आता है और कैसे फिर जिन जिन जगह वेंडर्स तक पहुंचना होता है वहां पहुंच भी जाता है, पता भी नहीं चलता। नहीं, ये बैंक से इसलिए सी मोदी जी ने क्या किया मालूम है? FCRA में 2021 या 21 की बात है शायद, एक सर्कुलर इशू किया कि जिसको भी FCRA में फॉरेन फंडिंग चाहिए उसने स्टेट बैंक का जो पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच है उसके अंदर अकाउंट रखना पड़ेगा। अभी क्या है, हजारों बैंक्स में हजारों ब्रांचेस है, यानी करोड़ों ब्रांचेस हो गई, तो हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता। कहाँ पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन भेज रहा है। यानी एक, अगर मैं एक सुमीत मेहता, ऐसे समझिए एक सुमीत मेहता है तो जॉर्ज सोरोस का फ्रंट है, उसको 50 लोगों को पैसा देना है। एक झारखंड में है, एक तमिलनाडु में है, एक कश्मीर में है, एक कन्याकुमारी में है, एक मुंबई में है। अब मैं पैसा भेज रहा हूँ इतनी अलग अलग जगह पे, तो ट्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है, उसमें भी 10 अलग बैंक होगी। तो मोदी जी ने ये बोला कि सब सिर्फ स्टेट बैंक के पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच में ही पैसा आ सकता है, वहां ही FCRA अकाउंट रह सकता है, उसके अलावा और कहीं अकाउंट रखना अलाउड ही नहीं है। इमीडिएटली सब NGO धमाल करने लगे, जिसको ऐसा पैसा आ रहा था। हम लोग को तकलीफ होती है ब्रांच ओपन और बैंक अकाउंट ओपन करना, ये वो। बैंक अकाउंट ओपन करना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिर्फ FCRA लाइसेंस है, उसकी कॉपी लगानी है, आपको बैंक के फॉर्म्स भरने हैं, डिक्लेरेशन देने हैं, अब उसके अलावा तो कुछ नहीं है, और वो बाद में आपको लिंक करना है। लेकिन ये होता तो एक ही ब्रांच के अंदर अगर पैसा आ रहा है तो पता इजीली चल जाता है कि सुमीत मेहता कितने लोगों को पैसा दे रहा है, बिल्कुल, और कहाँ पैसा जा रहा है। तो वहां धमाल हुई और अभी वो होल्ड पे चला गया है। अभी वो इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो रहा है बराबर से, क्योंकि लोग उसको अपोज कर रहे हैं, NGOs अपोज कर रहे हैं। उसके अंदर एक तो बहुत ही मशहूर वकील है जिसके NGO के ऊपर भी रेड गिरी थी और उसका FCRA लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। तो एक बहुत ही बड़े वकील का NGO पे भी रेड गिरा था, और बाद में मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है उसके दूसरे 6 अकाउंट्स थे जिसके अंदर फॉरेन फंडिंग आया था, और उसने वो FCRA को डिस्क्लोज नहीं किया। ओके, आपके पास एक नहीं, आप 10 अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में FCRA डिवीजन में आपने लिख के देना है कि मेरे 10 बैंक है, ICICI बैंक, HDFC, स्टेट बैंक, ये वो, ये वाला ब्रांच, ये अकाउंट नंबर, इसके अंदर फॉरेन फंडिंग आ रहा है। आपने वो किया नहीं था उन्होंने,
तो रेड गिरी तो ये सब पता चला, उसका एक्ससीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया, ये मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है। ओके, तो ये चीजें कहीं तो भी बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज करके कहीं मिनिस्ट्री के अंदर ये सब डेटा होम मिनिस्ट्री में कंपाइल हो रहा है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और उसका कहाँ लिंक्स है, किसको पैसे दिए गए, और वो पूरा एनालिसिस करके ही ये डेटा दिल्ली से देवेंद्र फडणवीस के पास आया होगा कि ये है, ऐसा हुआ है। तो मैं देवेंद्र फडणवीस के होम मिनिस्ट्री के साथ लिंक करना चाहूंगा कि कौन कौन लोग यहाँ इन्वॉल्व थे, उसके पीछे पुलिस लगाओ, उसके पीछे क्राइम ब्रांच वाले लगाओ या सीक्रेट लोगों को लगाओ, इंफॉर्मेशन निकालो, उनका पूरा ट्रैकिंग वो देवेंद्र फडणवीस ने किया होगा और कोलेट किया होगा डेटा, उसके बाद में बात करिए, उसके पहले बात नहीं हो सकती।